तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास के एक और नई चैप्टर, यानी कि आपका जो नीट का एग्जाम है, री नीट का एग्जाम अभी 21 जून को होने वाला है। और नीट के एग्जाम में पूछे जाने वाला ये जो चैप्टर है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसका नाम है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब ये जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर आपके डिफरेंट काइंड के क्लासिफिकेशन आते हैं। जैसे जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो अरिस्टोटल ने किया था, और फिर उसके बाद आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और फिर उसके बाद लास्ट में जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है अभी राइट नाउ, वो है आपका थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर उसको हम सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, और हम बात करेंगे डिटेल में आपके किंगडम मोनेरा के बारे में और किंगडम प्रोटिस्ट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, और बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की तरफ। हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही टेबुलेटेड फॉर्म में इन क्लासिफिकेशन को जानेंगे। टेबुलेटेड फॉर्म में इसलिए क्योंकि टेबुलेटेड फॉर्म में बहुत इजी रहता है आपको मेमोराइज करने में कि एक्चुअल में कब किन किन बेसिस पे क्या क्या ड्रॉबैक्स थे क्लासिफिकेशन के। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले किंगडम क्लासिफिकेशन को सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज हम डिस्कस करेंगे किनका, टू किंगडम क्लासिफिकेशन टू थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन तक। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो था आपका एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने बेसिकली पहला क्लासिफिकेशन करा था। उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक रखे आपके प्लांट्स और एक रखे आपके एनिमल्स। ठीक है, अब ये जो थे प्लांट्स को उन्होंने डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट। वो आपके तीन टाइप के थे। एक थे आपके हर्ब्स की बात करें, शर्ब्स, फिर उसके बाद ट्रीज जो थे ये सबसे ज्यादा लॉन्ग होते थे। जैसे हम मैंगो ट्रीज की बात करें, नीम ट्रीज की बात करें, शर्ब्स की बात करें तो शर्ब्स में आते थे बेसिकली आपके रोज आ गए। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ट्रीज की बात करें तो इसमें नीम आ गया, ठीक है, मैंगो ट्री आ गया। ठीक है, हर्ब्स की बात करें तो हर्ब्स में आते थे बेसिकली मिंट आ गया, मिंट जो आपका पुदीना होता है उसी तरह का मिंट। एनिमल्स की बात करें तो उन्होंने एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा था। एक का जो फर्स्ट नेम था ग्रुप का, उसका नाम था आपका इनाइमा और एनाइमा। इनाइमा जो थे वो बेसिकली रेड ब्लड कैरी करते थे, रेड ब्लड सेल कैरी करते थे, या फिर हम बात करें जिनके अंदर रेड ब्लड होता था। ठीक है, और जो अदर देन द एनाइमा की बात करें तो वो बेसिकली आपके व्हाइट ब्लड थे, व्हाइट ब्लड। ठीक है, अब रेड ब्लड वाले जो थे उनको उन्होंने बोला कि दे आर वर्टिब्रेट्स, दे आर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, और जो व्हाइट ब्लड वाले थे उनको बोला दे आर द इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो आपका किया गया था अरिस्टोटल ने दो पार्ट में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करा, एक था आपका प्लांट्स, एक थे एनिमल्स। प्लांट्स को उन्होंने डिवाइड करा हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज में। ट्रीज जैसे मैंगो ट्रीज हो गए, शर्ब्स जैसे कि रोज हो गया। अगर हम हर्ब्स की बात करें, हर्ब्स सबसे छोटे होते हैं, तो जैसे कि मिंट का जो पौधा होता है उसमें उन्होंने हर्ब्स के बारे में बताया कि दे आर हर्ब्स। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को डिवाइड करा उन्होंने दो पार्ट्स में, जिसे उन्होंने नाम दिया इनाइमा और एनाइमा। इनाइमा के केस में जब बोला जाता है तो दे आर वर्टिब्रेट्स, दे आर कंटेनिंग द रेड ब्लड। और दूसरे जो एनाइमा थे, एनाइमा के बारे में उन्होंने बोला दे आर इनवर्टिब्रेट्स और दे आर आल्सो कंटेन द व्हाइट ब्लड। ठीक है, तो ये दो क्लासिफिकेशन थे जो किया था सबसे पहले एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल के बाद जो क्लासिफिकेशन फर्दर कैरी आउट किया गया वो किया गया बाय द कैरलस लीनियस। जब हम कैरलस लीनियस की बात करें तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था उसको नाम दिया उन्होंने टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन। हम एक नए पेन से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वन जो था वो किसने किया था, अरिस्टोटल ने। फर्स्ट वन एरिस्टोटल ने। ठीक है, फिर उसके बाद आए टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय द कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस ने किया, उन्होंने दो किंगडम्स में डिवाइड करा, एक था प्लांट और एक था एनिमल। अब वो किस बेसिस पे करा, उन्होंने कहा कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सेल वॉल, सेल वॉल के बेसिस पे था वो क्लासिफिकेशन। क्योंकि प्लांट सेल जो होती है उनके पास आपके सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल्स जो होते हैं उनके पास सेल वॉल कहां होती है। और दूसरा लोकोमोशन पे, क्योंकि जो एक जगह से दूसरी तरफ लोकोमोशन शो कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, उन बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। अब क्या क्या ड्रॉबैक्स थे उस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के। उनके ड्रॉबैक्स तो यही थे कि सबसे पहले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं करा था, उनके बीच में कोई डिफरेंसेस उन्होंने बताया ही नहीं थे, कि एक्चुअल में उन्होंने एक ही ग्रुप के अंदर लाई कर दिया था, एक ही किंगडम के अंदर। डू नॉट सेपरेट द यूनिसेलुलर वर्सेस द मल्टीसेलुलर, उन्होंने मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर के केस को भी एक ही किंगडम के अंदर लाई कर दिया था। ठीक है, जैसे क्लाइमेडोमोनास और आपका स्पाइरोगायरा आर वर ग्रुप टुगेदर। जबकि क्लाइमेडोमोनास की बात करें तो ये आपका कैसा है, ये आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जबकि हम स्पाइरोगायरा की बात करें तो स्पाइरोगायरा आपका एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
तो ना तो उन्होंने यूनिसेलर और मल्टीसेलर के बीच में कोई डिफरेंशिएट किया, ना ही उन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंशिएट किया, और उन दोनों को ही एक ही ग्रुप के अंदर लाया करते। अब आप देखिए, अब जब उन्होंने प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर, प्लांट जो उनका किंगडम था उसी के अंदर उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को सबको एक साथ रख दिया, क्योंकि उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी कैसी है, उनका लोकोमोशन हो सकता है नहीं हो सकता, और उनकी सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल प्रेजेंट है नहीं है उनकी सेल के अंदर, जैसे प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहती है, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं रहती है, तो उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। तो कुछ ड्रॉबैक्स थे, इनको आपको ध्यान रखना है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल और मल्टीसेलर और यूनिसेलर। नेक्स्ट हम किंगडम की बात करते हैं, नेक्स्ट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ये अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1866 में। प्रोटिस्ट, उन्होंने एक नया किंगडम बनाया जिससे बेसिकली आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। उन्होंने प्लांटी और एनिमिलिया को तो रखा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपका सेपरेट कर दिया आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग टिश्यू डिफरेंशिएट इनटू अ न्यू किंगडम। उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक अलग ग्रुप के अंदर रख दिया, जिसका नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा, प्रोटिस्ट। ठीक है, अब प्रोटिस्ट जो थे बिकम अ डाइवर्स डंपिंग ग्राउंड। प्रोटिस्ट के अंदर सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए, ठीक है, बोथ प्रोकैरियोट्स आ गए और बोथ यूकैरियोट्स आ गए। यूकैरियोट्स में उन्होंने, जैसे कि प्रोटोजोआ की बात करें, फंजाई की बात करें, तो वो सभी के सभी प्रोटिस्ट में आ गए। उन्होंने भी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं करा, उन्होंने केवल सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे करा। मतलब कि जो पहले किंगडम क्लासिफिकेशन का था, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने किया था, उनमें जो एक प्रॉब्लम थी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को, उसको ध्यान में रख के उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया और एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम था प्रोटिस्ट। अब उस प्रोटिस्ट के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में तो हो गया, लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच वाला जो ड्रॉबैक था वो नहीं आया। तो यहां पर भी उन्होंने प्रोटिस्ट ग्रुप के अंदर आपके दोनों ग्रुप्स को रख दिया, जिसमें आपके प्रोकैरियोट्स भी थे, यानी कि जैसे कि आपके बैक्टीरियाज वगैरह भी थे, और आपके यूकैरियोट्स भी थे, जैसे आपके फंजाई वगैरह। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो फिर आया था फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो हेबर्ट एफ कॉपलैंड या फिर इन्हें एच एफ कॉपलैंड भी बोला जाता है, 1956 में उन्होंने क्या किया, उस प्रोटिस्ट से और डाइवर्स ग्रुप क्रिएट कर दिया, जैसे कि उन्होंने जो प्रोकैरियोट्स थे उनको अलग कर दिया, उनको फंजाई को अलग कर दिया, सेपरेटेड प्रोकैरियोट्स फ्रॉम द यूकैरियोट्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ ट्रू न्यूक्लियस। क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके पास, आपके अपने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के पास आपका ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉट कंटेनिंग द ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि उनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ फॉल्स न्यूक्लियस, या फिर ट्रू न्यूक्लियस बोला जाता है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ध्यान रखना है। जब यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, एनवेलप होता है, वो प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के ऊपर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ध्यान रखना है इस बात का, किस बेसिस पे किया गया था, जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन था जो एच एफ कॉपलैंड ने किया था आपका 1956 के अंदर, तो वो बेसिस था किसके, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेसिस पे। क्योंकि प्रोकैरियोटिक का जो बेसिस थे वो क्या थे, उन्होंने जो ट्रू न्यूक्लियस कंटेन करते थे यूकैरियोट्स उनको अलग रखा, और जो ट्रू न्यूक्लियस कंटेन नहीं करते थे उनको अलग रखा, और क्या था, और कैसे, और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थे उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। ड्रॉबैक क्या थे, फंजाई वर स्टिल ग्रुप टुगेदर विद द प्लांट्स। अब जो फंजाई थी उनको वापस से रखा गया, किन के अंदर, प्लांट्स के अंदर। अब जो प्लांट जो किंगडम है, इस प्लांट किंगडम के अंदर उन्होंने फंजाई को रखा। ठीक है, उन्होंने जितने भी बैक्टीरिया वगैरह थे उन सभी को अलग रख दिया मोनेरा में, जो प्रोकैरियोट्स थे। फिर उसके बाद उसमें आ गए कुछ प्रोटिस्ट किंगडम के अंदर सारे मोस्टली यूनिसेलुलर थे। प्लांट्स किंगडम के अंदर एक और ड्रॉबैक आया, प्लांट किंगडम के अंदर फंजाई इंक्लूड हो गई थी। ठीक है, ग्रुप टुगेदर इन प्लांट्स डेस्पाइट हैविंग अ एंटायरली डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड द सेल वॉल ट्रेट। अब क्योंकि प्लांट सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की मिलकर के बनी होती है। प्लांट सेल वॉल किसकी मिलकर के बनी होती है, सेलुलोज की। ये रहा प्लांट सेल, ये सेलुलोज की। लेकिन फंजाई जो होती है, फंजाई की सेल वॉल मिलकर के बनी होती है काइटिन की। इन दोनों का ही सेल वॉल का कंपोजिशन बहुत ही डिफरेंट है, तो दैट्स व्हाई इन दोनों का डिफरेंट होना बहुत जरूरी था। यानी कि प्लांट के ग्रुप को आपको दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड करा जाएगा, जो कहलाएगा आपका फंजाई किंगडम, और फिर उसके बाद बनेगा प्लांट किंगडम। तो इस तरीके से आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जनरेट हुआ, और जब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद हम डिस्कस करते हैं, तब हम डिस्कस करते हैं आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल था, और एनसीईआरटी में भी इसके बारे में काफी ज्यादा बताया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, वो बेसिकली किया किसने था, आर.एच. विट्टेकर ने 1969 में। 1969 में उन्होंने 5 किंगडम दिए। सबसे पहला था मोनेरा, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोकैरियोट्स आते थे। फिर उसके बाद प्रोटिस्ट आए, प्रोटिस्ट मोस्टली आपके यूनिसेलुलर। फिर उसके बाद उन्होंने फंजाई को, ये एक नया ग्रुप बना जो आपका प्लांटी से अलग होकर के बना था, प्लांट जितने भी थे उनसे अलग होकर के, क्योंकि प्लांट और फंजाई के बीच में डिफरेंसेस होता है ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल। फिर उसके बाद प्लांट बना और एक एनिमल बना। एनिमल्स के अंदर सारे एनिमल्स आते थे, प्लांट किंगडम के अंदर सारे प्लांट आते थे, और फंजाई के अंदर सारे के सारे फंजाइज आते थे, जो सैप्रोफाइटिक फंजाइज होते हैं। अब सैप्रोफाइटिक फंजाई होने का मतलब क्या है, क्योंकि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, वो डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ सैप्रोफाइट्स।
जब आप 10th क्लास पढ़ते हैं तो आपने सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक टाइप होता है सेप्रोफाइटिक। तो सेप्रोफाइटिक के बहुत ही कॉमन एग्जांपल होते हैं आपके फंजाई। फंजाई आपको देखने के लिए मिलेगी जब आप गर्मियों में ब्रेड वगैरह बाहर रख देते हैं, रोटी वगैरह बाहर रख देते हैं, तो उसके ऊपर आपके फंजाई आकर के ग्रो करने लगती है। मेजर क्राइटेरिया, अब यहां पर क्राइटेरिया क्या था, देखो क्राइटेरिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है मोस्ट क्रिटिकल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थैलेस प्रेजेंट था, सेल स्ट्रक्चर कैसा था, यूकैरियोट्स था या फिर प्रोकैरियोट्स, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे। देखो अभी आप इसको समझ लो कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ऑन द बेसिस कि कोई भी नया ऑर्गेनिज्म जो आपने निकल करके देखा है कि वो एक्चुअल में कोई ऑर्गेनिज्म नया आपने खोज की, अब वो ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप को बिलोंग करता है इसके बारे में पता लगाना, दैट इज नोन एज अ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि कोई ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप को बिलोंग करता है, किस किंगडम को बिलोंग करता है, तो इस चीज को बताना ये कहलाता है आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किस बेसिस पे बताता है, किस बेसिस पे बताता है वो किस ग्रुप पे, ये एक सीक्वेंस होता है 16S RNA सीक्वेंस, ठीक है। तो ये जो RNA सीक्वेंस होता है ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, किस किंगडम को बिलोंग करता है ऑर्गेनिज्म, ये इस बेसिस पे बताता है मेनली, ठीक है। हाईली एक्सेप्टेड इन द एनसीईआरटी, ठीक है। ड्रॉबैक्स की बात करें तो हाईली एक्सेप्टेड है, मतलब इसके बाद भी कोई क्लासिफिकेशन आया जैसे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। Cleared up past anomalies by the giving fungi its own kingdom due to chitinous cell wall and the saprophytic nature। अब ये ड्रॉबैक नहीं होगा, ये ड्रॉबैक नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये ड्रॉबैक नहीं है, ये इन्होंने एक फायदा बताया है, ये एक एडवांटेज बताया है कि उसको ऐसा क्यों रखा गया, फंजाई को अलग क्यों रखा गया, क्योंकि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग है, उसका सेप्रोफाइटिक फंजाई है। जबकि प्लांट जो होते हैं वो आपका शो करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जबकि फंजाई कैसी है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को शो करती है। अब हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं और आपके ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हम हेटरोट्रॉफिक की बात करें, हेटरोट्रॉफिक बच्चों वो होते हैं जो अपना खाना किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, दूसरे पर डिपेंड रहेंगे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं बच्चों जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद ब खुद, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। किस तरीके से हम आगे बढ़े थे, सबसे पहले एरिस्टोटल है, उन्होंने आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें प्लांट्स को हर्ब श्रब्स ट्रीज में एंड एनिमल्स को उन्होंने एनिमाई और एनाइमा के अंदर डिवाइड करा। फिर उसके बाद आपके कैरलेस लीनियस उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड करा। फिर उसके बाद आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा जो आपका मोस्ट एक्सेप्टेबल था। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट वन, द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। इसको जो दिया था वो 1990 में दिया था और अभी इस टाइम पर ये सबसे ज्यादा चल रहा है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन जो दिया था आपके कार्ल वूस ने। एक्चुअल में ये जो क्या था, ये था आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से भी ज्यादा बढ़ गया था, कौन सा आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। कैसे, क्योंकि यहां पर जो आपने देखा जो मोनेरा प्रोटिस्ट थे, मोनेरा जो ग्रुप था, मोनेरा किंगडम था, मोनेरा किंगडम के अंदर आपके 2 तरीके के बैक्टीरिया लाया कर रहे थे। मोनेरा जो किंगडम था, किंगडम मोनेरा, यहां पर हम बात करें प्रीवियस स्लाइड के अंदर, ये जो किंगडम मोनेरा इसके अंदर 2 तरीके के बैक्टीरिया लाया कर रहे थे। कैसे कैसे, एक थे आपके आर्चियल बैक्टीरिया और एक थे आपके नॉर्मल बैक्टीरिया, एक आते आर्चियल बैक्टीरिया, एक थे नॉर्मल बैक्टीरिया। अब आर्चियल बैक्टीरिया क्या थे, ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे। प्रिमिटिव बैक्टीरिया मतलब जो पहले के टाइम पे रहते थे, पहले के टाइम पे अवेलेबल रहते थे और एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर जाते थे। इनकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी डिफरेंट थी और जो नॉर्मल बैक्टीरिया थे उनकी मॉर्फोलॉजी काफी डिफरेंट थी। इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बेसिक नॉलेज है उसको लेते हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पे में जो मोनेरा जो ग्रुप था, मोनेरा जो किंगडम था, उसको डिवाइड करा गया 2 ग्रुप में। एक का नाम रखा गया आर्चिया और दूसरे का नाम रखा गया बैक्टीरिया, ठीक है। बाकी यूकैरियोट्स में आ गए आपके फंजाई आ गया, प्लांटी आ गया और एनिमल आ गया। प्रोटिस्ट आ गए, फंजाई आ गया, प्लांटी आ गया, एनिमल आ गया। तो ये हो गया आपके सभी के सभी यूकैरिया, ठीक है। ये सभी कैसे हो गया आपके यूकैरिया। और ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया आपका आर्किया और ये हो गया आपका बैक्टीरिया। तो इस तरीके से आपका 3 डोमेन क्लासिफिकेशन आया। क्या बेसिस था इसके बारे में बात करते हैं। बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, स्पेसिफिकली द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ 16S राइबोसोमल आरएनए, 16S आरएनए जीन्स। अब जो मोनेरा किंगडम था उसके अंदर जब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया गया तो पता लगा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इस किंगडम को बिलोंग ही नहीं करते। जैसे आर्चियल बैक्टीरिया की बात करें तो उनके अंदर डिफरेंट मोर्फोलॉजी थी, उनके अंदर उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो डिफरेंट थी नॉर्मल बैक्टीरिया से। तो उनके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट थे 16S आरएनए जीन्स
जो उनके डीएनए के अंदर प्रेजेंट थे वो कंप्लीटली डिफरेंट थे उस किंगडम के अंदर प्रेजेंट होने वाले नॉर्मल बैक्टीरिया से। तो ये बेसिस बना, ये एक नींव बना एक डिफरेंट डोमेन की, एक डिफरेंट किंगडम की। तो आर्चियल डोमेन बना, फिर उसके बाद बैक्टीरियल डोमेन बना, और एक और डोमेन बना जिसका नाम था यूकैरिया। यूकैरिया के अंदर आपके चार आते थे, जैसे प्रोटिस्ट हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया और एनिमलिया हो गया। तो ये चार जो किंगडम थे ये अलग आए, जिनका नाम रखा गया यूकैरिया, फिर उसके बाद एक बना बैक्टीरिया, फिर उसके बाद एक आर्चिया। तो इस तरीके से 3 डोमेन क्लासिफिकेशन आपका जनरेट हुआ। डिवाइड द ट्रेडिशनल किंगडम मोनेरा इनटू द आर्चिया एंड द बैक्टीरिया। यही बात यहां पे बच्चों लिखी गई है, आर्चिया एंड बैक्टीरिया में किंगडम मोनेरा को डिवाइड कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ 16s राइबोसोमल gene differences. Placed all eukaryotic kingdom into the single domain that is known as a eukarya. यूकैरियो के अंदर बाकी सारे के सारे यूकैरियोट्स को प्लेस कर दिया गया। जितने भी यूकैरियोट्स थे, जैसे कि हम बात करते हैं प्रोटिस्ट की, फंजाई की, प्लांट्स की और एनिमल, ये सभी के सभी यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, आगे चलते हैं और एक एक करके एक एक किंगडम को लेते हैं और हम बात करेंगे उनके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपका किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की एक कॉमन जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद उस किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक होगा आपका आर्चियल बैक्टीरिया और एक होगा आपका नॉर्मल बैक्टीरियाज, जिनको आप ट्रू बैक्टीरियाज भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि उनके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरियाज, दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। जब हम बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाले ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरियाज अर्थ के ऊपर, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी सरफेसेस को ले लो और उसको आप जब माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करोगे तो उस पे आपको बैक्टीरियाज मिलेंगे ही मिलेंगे। आपकी स्किन के ऊपर, आपके हेयर्स के ऊपर, आपकी नेल्स के ऊपर, आपकी सरफेसेस के ऊपर डिफरेंट काइंड के सरफेसेस होते हैं, जैसे बेड हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, इस लैपटॉप के फिंगरप्रिंट्स हो गए। ठीक है, तो सभी चीजों पर आपको देखने के लिए मिलेंगे बैक्टीरियाज। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर एंड द माइक्रोस्कोपिक, ये सभी सभी माइक्रोस्कोपिक से ही दिखेंगे। ट्रू न्यूक्लियस की बात करें एंड द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से, दे लैक ऑफ द ट्रू न्यूक्लियस एंड द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, उनके साथ कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होगा और ना ही उनके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा। जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट एज अ नेकेड सर्कुलर डीएनए, जिसके बारे में भी बात करी कि उनके जो न्यूक्लियस होगा उसके न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा, तो डीएनए जो होगा वो सस्पेंडेड रहेगा साइटोप्लाज्म में। सेल वॉल जो होगी मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन की मिलकर के बनी होती है और दे रिप्रोड्यूस अकर बाय द बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। हैबिटाट की बात करें तो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होंगे, वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे, एयर के अंदर प्रेजेंट होंगे और माइक्रो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनके गट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर भी गट के अंदर नॉर्मल फ्लोरा या फिर नॉर्मल बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, जो डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, देखो अब कुछ जो होते हैं मोनेरा के अंदर वो एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब है हॉट स्प्रिंग, मतलब जिसमें हाई टेंपरेचर होगा, डीप ओशंस में प्रेजेंट रहेंगे, सॉल्टी एरियाज में प्रेजेंट रहेंगे, स्नो के अंदर और डेजर्ट के अंदर भी प्रेजेंट रहेंगे, जहां पर आपका टेंपरेचर बहुत ही कभी माइनस में चला जाता है, कभी आपका बहुत ही पॉजिटिव में चला जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी चला जाता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन मोनेरा किंगडम के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है आपका ऑटोट्रॉफिक, एक है आपका कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक होंगे बेसिकली, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दे प्रिपेयर ओन फूड। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, मतलब कि उनके पास कोई ना कोई पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। जैसे साइनोबैक्टीरिया की बात करें, दे आर कंटेनिंग द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और दे आर आल्सो कंटेनिंग द सम काइंड ऑफ अ पिगमेंट। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल सब्सटेंसेस से बेसिकली अपनी एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, डिपेंड ऑन द डेड डिकेइंग मैटर और द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द देयर फूड। जैसे सैप्रोफाइट्स आ गए, पैरासाइटिक आ गए, पैरासाइटिक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि मतलब उन दोनों को, बॉडी को भी फायदा हो रहा होता है, होस्ट को भी फायदा हो रहा है, जहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और बैक्टीरिया को भी फायदा हो रहा होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ अ बैक्टीरिया, दे यूज इन अ नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करेंगे जरूर। कर्ड फॉर्मेशन जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डीकंपोजिशन की बात करें तो आपके जितने भी डीकंपोजर्स होते हैं वो जो डेड डिकेइंग मैटर पे प्रेजेंट रहते हैं, जहां से अपना फूड लेते हैं, उनको डीकंपोजर्स बोला जाता है। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं आपके बैक्टीरिया जो प्रेजेंट रहते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर। ये सभी के सभी वर्क है, इन सभी के सभी को ध्यान रखना है आपको फटाफट से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कर्ड फॉर्मेशन, डीकंपोजर्स और आपका एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इस किंगडम मोनेरा के अंदर। इस किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। एक था आपका आर्चिया बैक्टीरिया, आर्चिया डोमेन के अंदर रखा हुआ, डोमेन की बात करें तो आर्चिया डोमेन, और एक था आपका बैक्टीरियल डोमेन, बैक्टीरिया डोमेन।
ऐसा क्यों? जो आर्ची बैक्टीरिया थे वो मेनली हार्श कंडीशन में प्रेजेंट थे, एक्सट्रीम कंडीशन में, हाई सॉल्ट एरियाज, हाई टेम्परेचर में प्रेजेंट थे, और हम बात करें डीप ओशंस में प्रेजेंट थे, और बहुत ही लोअर टेम्परेचर पे प्रेजेंट रहते थे, आइस वगैरह के अंदर। जबकि बैक्टीरिया की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में ज्यादातर प्रेजेंट रहते थे, जहां पर आपकी एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होती थी, जैसे कि वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर, एयर के अंदर, ये सभी जगह प्रेजेंट रहते थे। ठीक है, इनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस थे इनकी सेल वॉल के अंदर, और बैक्टीरिया की सेल वॉल तो मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन की मिलकर के बनी ही होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब हम बात करने वाले हैं किंगडम मोनेरा को डिवाइड करा गया दो डोमेन में। वो दो डोमेन कौन से थे? एक था आर्चियल बैक्टीरिया, एक था आपका नॉर्मल बैक्टीरिया। अब ये ऑन द बेस, ये टेबुलेटेड फॉर्म में मैंने कुछ कंपैरेटिव स्टडी के लिए ये जनरेट करी है ये टेबल। आर्ची बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे और आपका यू बैक्टीरिया को, यू बैक्टीरिया यानी कि आपका ट्रू बैक्टीरिया कंटेन द ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया इनको बोला जाता है यू बैक्टीरिया को। आर्ची बैक्टीरिया सेल वॉल लैक पेप्टाइडोग्लाइकन, इनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं थी, जबकि इनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन थी। मेम्ब्रेन लिपिड्स आर ब्रांच्ड, इनके पास जो मेम्ब्रेन लिपिड्स थे, मेम्ब्रेन लिपिड्स का मतलब है जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल के ऊपर प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ब्रांच्ड लिपिड्स, ब्रांच जो लिपिड्स होते हैं वो प्रेजेंट थे। ठीक है, इनके अंदर कोई अनब्रांच्ड लिपिड्स प्रेजेंट थे, मतलब कोई भी ब्रांचेस नहीं थी लिपिड्स के अंदर। लिपिड्स के केमिकल स्ट्रक्चर को देखा जाए, लिपिड लिंकेज जो थी वो ईथर लिंकेज थी, मतलब एक लिपिड दूसरे लिपिड से ईथर लिंकेज के थ्रू बॉन्ड था किनके अंदर? आर्ची बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन जब हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो इनके अंदर लिपिड लिंकेज थी, वो ईस्टर लिंकेज थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। एक थी ईस्टर लिंकेज और एक है आपकी ईथर लिंकेज। ईथर कहां प्रेजेंट होगी? आर्चियल बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? ईथर लिंकेज, ईस्टर लिंकेज। मोस्ट फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन और फाउंड इन एवरीवेयर इन द नॉर्मल एनवायरमेंट। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये एक नंबर का सवाल होता है, कुछ भी नहीं होता इसमें। एग्जांपल्स की बात करें, जैसे मिथेनोजेंस जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। हेलोफाइल हाई सॉल्ट कंडीशन में, थर्मोएसिडोफाइल्स हाई टेंपरेचर पे जो प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है जिनके बारे में ध्यान रखना है। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहेंगे, और ये हाई एसिडिक कंडीशन या फिर और हम बात करें हाई टेंपरेचर पर प्रेजेंट रहेंगे मिथेनोजेंस जो मीथेन को प्रोड्यूस करेंगे। इसके एग्जांपल्स हो गए यू बैक्टीरिया के, साइनोबैक्टीरिया होगा जो आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कंटेन करता है और अपने फूड के लिए सेल्फ डिपेंडेंट रहता है, साइनोबैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस की बात करें या फिर इकोलाई की बात करें, ये सभी के सभी यू बैक्टीरिया हैं, इनको बोला जाता है ट्रू बैक्टीरियाज। एग्जांपल के तौर पे माइकोप्लाज्मा आर द दैट कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, ये एक्सेप्शन है बच्चों, ध्यान रखना है, लेकिन ये लाई करता है किसके अंदर? आपका यू बैक्टीरिया के अंदर। माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एज कैन सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन। मैनी माइकोप्लाज्मा आर द पैथोजेनिक इन एनिमल एंड द प्लांट्स। देखो माइकोप्लाज्मा क्या है ना, माइकोप्लाज्मा जो पूरा यू बैक्टीरियाज है, यू बैक्टीरियाज का जो डोमेन है, जिनको आप बैक्टीरियल डोमेन भी कहते हो, तो उनके अंदर सबसे छोटी सेल्स होती है, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है। इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, सबसे छोटी, और ये काफी ज्यादा पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के केस में। more closely related to a eukaryotes genetically and less closely related to a eukaryotes। मतलब जब हम आर्चियल बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये मोस्ट क्लोजली रिलेटेड होते हैं किससे? आपके यूकैरियोट्स से जेनेटिकली, जबकि लेस क्लोजली रिलेटेड होते हैं यूकैरियोट्स। ध्यान रखना है इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैनी आर रेसिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स अफेक्टिंग बैक्टीरिया, मतलब जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स मेनली बैक्टीरिया के अगेंस्ट में दी जाती है, लेकिन आर्चियल बैक्टीरिया के केस में वो काम नहीं करेगी, क्योंकि आर्चियल बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो काफी डिफरेंट होती है, उनकी मॉर्फोलॉजी होती है वो काफी डिफरेंट होती है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन मेनली बाय द बाइनरी फिजन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, मेनली रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सभी के सभी बाइनरी फिजन के थ्रू करते हैं, लेकिन जो आर्चियल बैक्टीरिया है वो आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी करेंगे, आपका बडिंग के थ्रू भी करेंगे, और बाइनरी फिजन के थ्रू भी करेंगे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, इस पे भी आप इंपॉर्टेंट लगा ही लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन द आर्ची बैक्टीरिया और आपका यू बैक्टीरिया के केस। देखो अब माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने स्टडी करा, ठीक है, हमने माइकोप्लाज्मा किसके अंदर लाई करा था? आपके यू बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन यू बैक्टीरिया के अंदर एक और ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में आपको स्टडी करना है, जो एनसीईआरटी भी बताती है। एनसीईआरटी के अंदर ये दे रखा है बहुत अच्छे से कि एनसीईआरटी ने इसके बारे में दे रखा है। यू बैक्टीरिया के अंदर क्या आता है? आपका साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हो। साइनोबैक्टीरिया का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। यहां पर पिगमेंट्स की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहली बात, ये आपका एक ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ कहने का मतलब है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, ध्यान रखना है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और इसके पास कौन सा पिगमेंट भी प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसका नाम है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, कैन बी यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। ये तीन तरीके की शेप के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। फाउंड कहां पे होगा? कहां पर इसका हैबिटेट है? फ्रेश वाटर के अंदर, मैराइन वाटर के अंदर और लैंड्स के अंदर।
ये प्रेजेंट रह सकता है। साइनोबैक्टीरिया होता है कॉलोनीज आर कवर्ड बाय द जिलेटिनियस शीथ। अब जो उनकी कॉलोनीज होती है, साइनोबैक्टीरिया की जो भी कॉलोनीज होगी वो आपकी जिलेटिनियस यानी कि जिलेटिन की मिलकर के बनी होगी, जो शीथ होगी, जो ऊपर की कवरिंग रहेगी। फॉर्म्स ऑफ ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, जो भी आपने पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज देखी है उसमें ये ब्लूम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ब्लूम्स का मतलब होता है कि एक ऐसी सरफेस क्रिएट कर लेना जिसकी वजह से उसमें जो एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाए, वो किल होने लगे, ठीक है, एक लेयर को फॉर्म कर लेती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नाइट्रोजनस एंजाइम होता है, मतलब साइनोबैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया मेनली वर्क करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन तभी कर पाएगा जब उसके पास नाइट्रोजन फिक्सेटिंग एंजाइम होगा। अब वो जो नाइट्रोजन फिक्सेटिंग एंजाइम्स है जिसका नाम होता है आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम आपका ऑक्सीजन से सेंसिटिव होता है। अब ऑक्सीजन से सेंसिटिव होगा तो इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगी, तो ऑक्सीजन के अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए ये साइनोबैक्टीरिया एक फॉर्मेशन करता है अपनी चारों ओर। उस फॉर्मेशन का नाम होता है आपका हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट फॉर्मेशन से नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कर पाता है बाय द स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड द हेट्रोसिस्ट, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जैसे नॉस्टॉक हो गया और एनाबेना हो गया। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, तीन चीजें जो हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, एक तो आपका जेलेटिनस शीथ और दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहती है जिसका नाम है आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम, वो ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, ठीक है। अब हम और भी बात करने वाले जैसे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। जो नाइट्रेट्स या फिर अमोनिया होते हैं, इनसे बेसिकली जो ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को, यूज रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। अभी एटीपी प्रोडक्शन के लिए रिलीज एनर्जी का यूज करते हैं। रिलीज एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ फॉर्म होती है एनएडीपी होता है जो फाइनली रिलीज होता है, एनएडीएच जो होता है, एनएडीएच जो होता है रिलीज होता है, वो उसका यूज करेंगे और आपका एटीपी प्रोडक्शन करेंगे। हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। अगर जब ये लैंड्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया होते हैं लैंड्स के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, ये आपका रिसाइकलिंग करने में मदद करेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, फास्फोरस का, आयरन का, सल्फर का सैंड के अंदर। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मतलब जो दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया मेनली एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स, क्योंकि वो डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड रहेंगे। डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिक मैटर फॉर अ फूड। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब जैसे कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ह्यूमन बॉडी मिलकर के बनी होती है या फिर कोई अदर बॉडी मिलकर के जो भी है, जैसे प्लांट्स हो गए या फिर हम बात करें कोई भी सड़े गले जो पौधे हो गए या फिर कोई भी कीड़े मकोड़े वगैरह हो गए, जिनसे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक मैटर। यूजफुल एक्टिविटी जैसे कर्ड फॉर्मेशन करेंगे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की बात करें, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करेंगे जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो गए, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द लेग्यूमिनस रूट जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो वर्क करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। कैसे करेंगे? वो हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन करेंगे, हेट्रोसिस्ट और एक और फॉर्मेशन कर सकते हैं आपका लेग हीमोग्लोबिन। ये प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है लेग हीमोग्लोबिन, ये भी आपका ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करता, ऑक्सीजन को बाइंड करके रखेगा। इसके बारे में भी ध्यान रखना है लेग हीमोग्लोबिन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्ट के बारे में। प्रोटिस्ट, किंगडम प्रोटिस्ट, इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट थे मेनली आपके यूकैरियोट्स, इनके अंदर प्रेजेंट थे मेनली आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स से इसके बारे में ध्यान रखना है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर मेनली एक्वाटिक होते हैं। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है क्योंकि भाई यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स तो कोई भी हो सभी के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट रहेंगे। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक बोथ होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब सेल्फ सिंथेसाइज करेंगे, मतलब कोई ना कोई पिगमेंट जरूर प्रेजेंट होगा। हेटरोट्रॉफ्स होते हैं यानी कि दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, डेड डिकिंग मैटर पे जरूर डिपेंड रहेंगे। कोई भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह सकते हैं, म्यूचुअलिज्म में रह सकते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें, ये सेक्सुअल और असेक्सुअल बोथ दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस लिंक बिटवीन द प्लांट्स एनिमल एंड द फंजाई। ये फंजाई जो किंगडम है, एनिमल्स जो किंगडम है और प्लांट्स जो किंगडम है, इनके बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करते हैं जो प्रोटिस्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो प्रोटिस्ट के बारे में हमने पढ़ना है वो है आपका क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या होता है? क्राइसोफाइट्स इंक्लूड करते हैं कुछ डायटम्स को और डेस्मिट्स को। डायटम्स एंड डेस्मिट्स ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं किसके? आपके क्राइसोफाइट्स के। क्राइसोफाइट्स क्या है? आपके बहुत सारा एक ग्रुप है जो आपका किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर आता है, उन क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे डायटम्स होते हैं। अब ये डायटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? जो आप जितने भी जो लेयर होती है ना, सबसे निचली लेयर जो होती है आपके ओशंस हो गए, वाटर बॉडीज हो गए, तालाब वगैरह हो गए, वहां पर सबसे निचले प्रेजेंट रहते हैं। फ्रेश वाटर्स एंड मैराइन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिकली देखे जा सकते हैं। ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ये सिलिका कंटेन करते हैं सेल वॉल के अंदर। इनकी सेल वॉल जो होती है वो सिलिका की मिलकर के बनी होती है। और ये मेनली जो भी वाटर बॉडीज होती है उनमें सबसे निचले सतह पर प्रेजेंट रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई वाटर बॉडीज है तो यहां पर ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ये निचली लेयर में। इनकी जो सेल वॉल होगी ये सिलिका की मिलकर के बनी होगी। सिलिका की अगर हम बात करें तो सिलिका
का जो नेचर है ये काफी पोरस होता है। अब माइक्रोस्कोपिकली अगर हम इसकी स्टडी करेंगे तो ये पोरस होता है नेचर में, ठीक है। टू ओवरलैपिंग शेल्स लाइक अ सोप बॉक्स, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टू ओवरलैपिंग शेल्स होंगे लाइक अ सोप बॉक्स। और डायटमेशियस अर्थ, जो जब ये स्पेशल डिपॉजिट हमें देखने के लिए मिलता है जब इनकी डेथ वगैरह हो जाती है, एज द टाइम जाता है, टाइम गुजरता है, टाइम होते 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 इनकी जो सिलिका की लेयर होती है ये बेसिकली फॉर्म होने लगती है, इनकी डेथ हो जाती है डायटम्स वगैरह की, और ये बेसिकली एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो लेयर होती है ये हमें सतह पर ही देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर जो निचली सतह होती है यहाँ पर डायटमेशियस अर्थ उसे ही बोला जाता है, ठीक है। ये इन्हीं से मिलकर के बनी होती है डायटम से ही, क्योंकि डायटम्स किसके मिलकर के बने थे, आपके सिलिका की शीट थी उनके ऊपर। अब सिलिका कैसा है, पोरस है नेचर के अंदर, और ये काफी ज्यादा शाइनी भी होता है, ठीक है, शाइनी शाइनी, ठीक है, शाइनी होता है। और ये पाउडरी फॉर्म में होता है, पाउडरी फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखना है। यूज ऑफ अ डायटमेशियस अर्थ, पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन, क्योंकि पोरस होता है नेचर में तो फिल्ट्रेशन का भी वर्क कर सकता है, और इसका यूज पॉलिशिंग में भी किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस, ओशंस के अंदर चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। चीफ प्रोड्यूसर का मतलब होता है, फूड चेन की बात करते हैं तो उसमें सबसे, जब ओशंस की बात करते हैं, एक्वाटिक लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें चीफ प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, वो आपके डायटम्स होते हैं। ये इनकी जो सेल वॉल होती है, जो इनकी आउटर कवरिंग होती है, जो आउटर कवरिंग मिलकर के बनी होती है सिलिका की। अब ये जो सिलिका है, सिलिका का नेचर होता है पोरस, और ये काफी ज्यादा शाइनी भी होता है, और ये पाउडरी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जब ये पाउडरी फॉर्म में होता है तो ये क्रिएट करता है एक तरीके का डायटमेशियस अर्थ। ये जो लेयर होती है इसकी लेयर को ही बोला जाता है डायटमेशियस अर्थ। इसका यूज किया जाता है बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में, यूज किया जाता है पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा जो मोनेरा प्रोटिस्ट के अंदर ग्रुप आता है जिसका नाम है डिनोफ्लेजलेट। डिनोफ्लेजलेट्स के बहुत ही एग्जांपल होते हैं, एग्जांपल जैसे इसमें एनसीईआरटी के अंदर देखा है गैनेलेक्स, गैनेलेक्स गैनेलेक्स एक एग्जांपल है किसका, डिनोफ्लेजलेट्स का। डिनोफ्लेजलेट्स का मतलब ही है फ्लेजलेट, मतलब इसके अंदर फ्लेजला प्रेजेंट होंगे। फ्लेजला होते हैं, हैबिटेट मोस्टली मैराइन होते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये भी आपके फोटोसिंथेटिक है, अभी तक जितने भी दोनों ग्रुप पड़े हैं दोनों फोटोसिंथेटिक हैं, लेकिन डिनोफ्लेजलेट्स के अंदर आपका फ्लेजला प्रेजेंट है, और इनके अंदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट रहेंगे, येलो होगा, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, और आपका रेड हो सकता है, ठीक है। स्टिफ सेलुलोज प्लांट होते हैं, इनकी सेल वॉल किसकी मिलकर के बनी होती है, सेलुलोज प्लेट्स की मिलकर के बनी होती है। टू फ्लेजलास प्रेजेंट रहेंगे, इसके बारे में भी ध्यान रखना है आपको, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रेड टाइड फॉर्म करते हैं। रेड टाइड क्या होता है, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, डिनोफ्लेजलेट्स को, गैनुलेक्स को आपका फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो फेवरेबल कंडीशन मिलने के दौरान ये अपने नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के दौरान ये पूरे ओशंस के अंदर ना कुछ एक स्पेशल सरफेस पे जहां पर उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वहां पर ये रेड टाइड फॉर्म करेंगे, मतलब अपना रेड कलर का पिगमेंट्स इस तरीके से शो करेंगे और फैला देंगे, ताकि यहां पर हम लोग ग्रो कर रहे हैं, वो एक तरीके से दर्शाते हैं कि यहां पर हमारा ग्रोथ पीरियड चल रहा है, ग्रोथ हो रही है हमारी, ठीक है। इसी इसी कंडीशन को बोला जाता है रेड टाइड, जो रेड कलर के दिखते हैं बेसिकली ओशन के अंदर। अब जो ये रेड टाइड था, रेड टाइड जो इन्होंने फॉर्मेशन करा था, अब ये रेड टाइड एक तरीके का टॉक्सिन भी रिलीज करता है। इस रेड टाइड के अंदर बहुत सारी कॉलोनीज होंगी, किसकी, आपकी आपकी जितने भी डिनोफ्लेजलेट्स होंगे उनकी कॉलोनीज होंगी। अब ये एक तरीके का टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं। ये टॉक्सिन जो रिलीज करते हैं उस समय पे, जिसका नाम है आपका सेक्सी टॉक्सिन, ठीक है, SAXITOXIN, सेक्सी टॉक्सिन। ये काफी ज्यादा पॉइजनस होता है, ये जितने भी फिशेस वगैरह होते हैं उन सभी को किल कर देता है, रिलीज द टॉक्सिन किलिंग द फिशेस, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है रेड टाइड के बारे में। रेड टाइड क्या है, दैट इज अ condition in which the most of the dinoflagellates are available and forming the red color pigment which show the red tide in the oceans, and also secretes some toxins which is known as a killing toxins for the fishes। ये fishes को kill कर देते हैं। एक हमने पढ़ा क्राइसोफाइट्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि सिलिका की शेल थी, और सिलिका कैसा होता है नेचर में, पोरस होता है, और इसका यूज किया जाता है पॉलिशिंग में भी यूज किया जाता है, और फिल्ट्रेशन की, क्योंकि पोरस नेचर की वजह से। दूसरा हमने पढ़ा डिनोफ्लेजलेट, इनके अंदर फ्लेजला प्रेजेंट होंगे, ये भी फोटोसिंथेटिक होंगे, ये रेड टाइड का फॉर्मेशन करेगी। ये जो रेड टाइड होते हैं ये बेसिकली किल करते हैं फिशेस को एक टॉक्सिन के जरिए, जिसका नाम है आपका सेक्सी टॉक्सिन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूग्लेनॉइड्स की। यूग्लेनॉइड्स की बात करें, ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। मिक्सोट्रॉफिक कहने का मतलब है मिक्स न्यूट्रिशन शो करेंगे, जैसे कि फोटोसिंथेटिक भी होंगे, और ये आपके हेटेरोट्रॉफिक भी शो करेंगे। इनके पास फ्लेजला होते हैं। फ्लेजला होने कहां से स्टार्ट हुए हैं, ध्यान रखना है, डिनोफ्लेजलेट से स्टार्ट हुए हैं। फ्लेजला होंगे, एक शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग होगा। बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल होगी, इनकी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल होगी। सेल वॉल जो रहेगी वो एब्सेंट रहेगी, ना तो इनके पास सेलुलोज प्लेट्स होंगी, ना ही इनके पास सिलिका होगा, इनके पास कुछ नहीं होगा, सेल वॉल ही एब्सेंट होगी। इनके पास सेल कवरिंग होती है, सेल कवरिंग होगी जो कि आपकी पेलिकल की मिलकर के बनेगी, प्रोटीन रिच लेयर, ठीक है। फ्रेश स्टेगनेंट वाटर, हैबिटेट का होता है फ्रेश स्टेगनेंट वाटर में, मतलब फ्रेश वाटर के अंदर ये प्रेजेंट रहेंगे। अभी जो पेलिकल लेयर है इसके बारे में बहुत ध्यान रखना है, ये पेलिकल लेयर प्रेजेंट कहां रहती है, इसका लोकेशन समझो। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगी पेलिकल लेयर, जो यूग्लेनॉइड्स होते हैं। अब यूग्लेनॉइड्स के अंदर फ्लेजला भी प्रेजेंट है, एक आपका शॉर्ट होगा और एक आपका लॉन्ग होगा,
ठीक है। अब ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक भी शो करते हैं और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। दूसरी बात, इनके पिगमेंट्स की बात करें तो ये आपका हायर यूग्लिनोइड्स में देखने के लिए मिलेंगे जितने भी पिगमेंट्स होते हैं। ये प्लांट लाइक और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ शो करते हैं। यूग्लिनोइड्स के बारे में ध्यान रखना है, ये प्लांट लाइक और एनिमल लाइक बोथ तरीके के पिगमेंट्स को शो करेंगे। जैसे एनिमल्स जो होते हैं वो मेनली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ह्यूमंस की बात करें हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और भी एनिमल्स होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द की बात करो आपके हेटेरोट्रॉफिक होंगे। ठीक है। हायर यूग्लिनोइड्स होते हैं वो प्लांट लाइक कैरेक्टर जैसे पिगमेंट्स को कंटेन करेंगे और फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया के द्वारा अपना फूड के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। ठीक है। मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। यूग्लिनोइड्स के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्लाइम मॉल्ट्स की। स्लाइम मॉल्ट्स के अंदर फ्लेचेला स्टार्ट हो चुके हैं, यूग्लिनोइड्स के अंदर आ चुके हैं और आपके फ्लेचेला डिनोफ्लेजेलेट्स में थे। अब फोर्थ नंबर स्लाइम मॉल्ट्स। स्लाइम मॉल्ट्स के अंदर भी फ्लेचेला प्रेजेंट होंगे। स्लाइम मॉल्ट्स नेचर कैसा, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। सेप्रोफाइटिक का मतलब डेड डिकेइंग मैटर पे दूसरे पे डिपेंड रहेंगे और हेटेरोट्रॉफिक शो करेंगे, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ध्यान रखना ये कैसे है, हेटेरोट्रॉफिक। अभी तक हेटेरोट्रॉफिक अभी तक खत्म हो चुके हैं आपके जितने भी फोटोसिंथेटिक थे। मिक्सोट्रॉफिक कौन शो कर रहा था, आपके यूग्लिनोइड्स। सेप्रोफाइटिक फूड सोर्स कैसा है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। लाइफ फॉर्म बॉडी स्टेज लाइक अ प्लाज्मोडियम। देखो ये प्लाज्मोडियम डिफरेंट है। ये प्लाज्मोडियम क्या है, इसकी लाइफ की स्टेज का नाम है, इसकी जो लाइफ स्पैन की जो स्टेज है उस स्टेज का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम उस प्लाज्मोडियम से डिफरेंट है जो आपका मलेरिया कॉज करता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। मूवमेंट की बात करें, ये क्रीपी मूवमेंट शो करेगा। ठीक है। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे आर फॉर्मिंग फ्रूटिंग बॉडीज शो करेगा। स्पोर फॉर्मेशन करेगा, रेसिस्टेंस ट्रू वॉल्ड स्पोर्स एंड द स्पोर डिस्पर्सल बाय द एयर। ठीक है, बाय द एयर के जरिए इनका डिस्पर्सल होगा स्पोर्ट्स का। किस तरीके से होगा देखो समझो। देखो लाइफ की स्टेजेस आते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो ये फॉर्म करेंगे प्लाज्मोडियम स्टेज को। प्लाज्मोडियम स्टेज का मतलब क्या होता है कि एग्रीगेट्स हो जाएंगे, बहुत सारे स्लाइम मॉल्ट्स होंगे वो आपस में कुछ इस तरीके से इकट्ठे हो जाएंगे और ये जो फॉर्म कहलाएगी इसको फॉर्म को हम कहेंगे बच्चों प्लाज्मोडियम स्टेज। ठीक है। अब ये जो प्लाज्मोडियम स्टेज होगी ये क्रीपी और फीडिंग मूवमेंट को शो करेगी, मतलब खाने की तरफ जाएगी, खाने की तरफ मूवमेंट को शो करेगी। अनफेवरेबल कंडीशन जब आएंगी जब खाना नहीं होगा, जब मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ नहीं होगी, तो ये फ्रूटिंग बॉडी शो करेगी और कुछ इस तरीके से आपके सिलेंड्रिकल बॉडीज जो होंगी वो डिस्पर्स हो जाएंगी पूरे एक्वाटिक एनवायरनमेंट में। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज अपनी सरफेस के ऊपर आपके स्पोर्स जनरेट करती है, कुछ इस तरीके से आपके स्पोर्स इनकी फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर जनरेट होने लगते हैं। ठीक है। ट्रू वर्ल्ड स्पोर, अब पूरी लाइफ साइकिल में ना तो फेवरेबल कंडीशन के वक्त, ठीक है, और ना ही अनफेवरेबल कंडीशन के वक्त फ्रूटिंग बॉडीज स्टेज तक यहां पर स्पोर्स के जो फ्रूटिंग बॉडीज थी, ये जो रॉड शेप की थी, इनमें से किसी के पास भी सेल वॉल नहीं होगी। लेकिन जब हम इनके स्पोर्स की बात करें तो इनके स्पोर्स के पास क्या होगी, सेल वॉल रहेगी। ठीक है। और ये सेल वॉल रहने के साथ साथ ये एयर के साथ डिस्पर्सल हो जाएंगे मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक कंडीशन में। जितनी भी एक्वाटिक कंडीशन है चारों ओर सब तरफ ये फैल जाएंगे, एयर डिस्पर्सल हो जाएगा। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है स्लाइम मॉल्ट्स के बारे में। स्लाइम मॉल्ट्स के अंदर दो तरीके की कंडीशन आती है लाइफ स्टेजेस के अंदर। एक थी आपकी प्लाज्मोडियम स्टेज जिसके अंदर सारे के सारे स्लाइम मॉल्ट्स आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे और एग्रीगेट हो जाने के बाद वो क्रीपी मूवमेंट शो करेंगे फीडिंग की तरफ, मतलब वो अपने आप को मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रोथ करेंगे। दूसरी, जब आपकी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी जिसमें उनको फूड नहीं मिलेगा, तब वो फ्रूटिंग बॉडी शो करेंगे और रॉड शेप अपना डिस्पर्सल करेंगे, रॉड शेप में बट जाएंगे, फ्रूटिंग बॉडीज रिलीज हो जाएंगी, रॉड शेप के बन करके रिलीज हो जाएंगे। अब वो रॉड शेप की जो फॉर्मेशन होगी उनके ऊपर आपके स्पोर फॉर्मेशन होने लगेगा और ये जो स्पोर फॉर्म होती है ये आपकी वॉल कंटेन करती है। ट्रू वॉल होते हैं, इनके पास सेल वॉल रहेगी। ठीक है। और इन सेल वॉल होने के साथ साथ ये एयर से डिस्पर्शन हो जाएंगे। ध्यान रखना, केवल स्लाइम मॉल्ट्स के अंदर केवल एक ही ऐसी स्टेज है बच्चों जिसके पास सेल वॉल है, वो कौन सी है, स्पोर्स की। ठीक है। लास्ट वन है प्रोटोजोआज। अब प्रोटोजोआज की बात करनी है। प्रोटोजोआज आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। प्रोटोजोआज जो होते हैं वो मेनली आपके हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक रहेंगे, ये रहा कुछ डिस्क्रिप्शन मैंने यहां पर लिख रखा है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखो प्रोटोजोआस का न्यूट्रिशन कैसा होगा बच्चों, हेट्रोट्रॉफिक होगा। लाइफस्टाइल की बात करें, ये प्रीडेटर्स और पैरासाइट की तरह बिहेव करेंगे और प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव है। ठीक है। मतलब जो जैसे एनिमल्स पहले रहे होंगे ना, तो कुछ कंडीशंस ऐसी मानी जाती है इन दोनों के बीच में सेम होती है जैसे एनिमल्स और आपके प्रोटोजोआस के बीच में। दैट्स व्हाई प्रोटोजोआस इज आल्सो नोन एज अ प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। टाइप्स होते हैं कुछ प्रोटोजोआस के, जैसे कि हम बात करें अमीबॉइड प्रोटोजोआस। ये जो मैंने बात कही ना प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ये एक लाइन का क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि कौन से प्रोटिस्ट है जो कहलाते हैं आपके प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। तो आपका ऑप्शन होगा प्रोटोजोआस, क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लेजेलेट, यूग्लिनोइड्स या फिर प्रोटोजोआस। तो प्रोटोजोआस।
कुछ टाइप्स हैं, जैसे हम सबसे पहले बात करें अमीबॉइड प्रोटोजोआस की। सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेंगे, लोकोमोटरी मूवमेंट करेंगे, अपने आप को मूवमेंट करने के लिए, फॉल्स फीड भी बोला जाता है। ये फ्रेश वाटर के अंदर रहेंगे, सी वाटर के अंदर रहेंगे, मॉइस्ट सॉइल यानी कि नमी वाली जो मिट्टी रहती है उसके अंदर रहेंगे। एंगल्फ फूड बाय द सूडोपोडिया फॉर्मेशन। सूडोपोडिया के बारे में आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, जिस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीबा है और इसके पास ये फूड है, तो कुछ इस तरीके से ये फूड को अपने अंदर एंगल्फ कर लेगा, ठीक है, ये फूड इसके अंदर आ जाता है, तो ये फॉर्मेशन कहलाता है आपका सूडोपोडिया फॉर्मेशन। अमीबा हो गए, एंट अमीबा एग्जांपल हो गए। अमीबियासिस जो अमीबा के द्वारा कॉज किया जाता है डिसीज का नाम है अमीबियासिस। दूसरी में बात करते हैं फ्लेजलेटेड प्रोटोजोआस। फ्लेजलेटेड मतलब जिनके अंदर फ्लेजला प्रेजेंट हो गए, मूवमेंट के लिए फ्लेजला का यूज करेंगे। फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक कहने का मतलब है कि ये दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। मूवमेंट विद फ्लेजला एंड ट्रैपेसोमनास, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, ध्यान रखना है इस बात का। सीलिएटेड प्रोटोजोआस जो होते हैं ये इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट रहेगा और ये एक्वाटिक होते हैं मोस्ट ऑफ दी, और सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट एंड द फीडिंग। सीलिया जो हेल्प करेंगे वो मूवमेंट के लिए और फीडिंग के लिए, अटैचमेंट होस्ट सेल के ऊपर अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। पैरामीशियम यूजुअली नॉन पैथोजेनिक, ये मोस्टली होता है नॉन पैथोजेनिक रहेंगे। स्पोरोजोआस की बात करें, जो आप देखते भी हो मलेरिया के केस में स्पोरोजोइड्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। नो लोकोमोटरी मूवमेंट, इनके अंदर ना तो सीलिया प्रेजेंट है, ना ही सूडोपोडिया प्रेजेंट है, ना ही इनके अंदर फ्लेजेला प्रेजेंट है। ये एंडोपैरासाइटिक होते हैं। एंडोपैरासाइटिक का मतलब कि बॉडी के अंदर, होस्ट सेल के अंदर इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज प्रेजेंट, इनमें स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट रहती हैं। जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। और प्लाज्मोडियम मलेरिया जैसे कि जो कॉज करेगा आपका मलेरिया, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। ये स्पोर फॉर्मेशन भी करते हैं, मतलब स्पोर्स लाइक स्टेज है, स्पोर्स नहीं है, स्पोर्स लाइक स्टेज है, स्पोरोजोइड जिसे बोला जाता है, ठीक है, जब मस्कीटो बाइट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके किंगडम फंजाई के बारे में, किंगडम प्लांट्स के बारे में, किंगडम एनिमल्स के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बायोनेक्टर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स।